मागच्या 8 वर्षापासून माझा जे NGO आहे दुआ फाउंडेशन याच्या वतीने मी एक वुमेन एम्पॉवरमेंट सेंटर चालवतो आणि त्यामध्ये जे गरजू आमची बहीण आहे त्यांच्यासाठी टेलरिंग क्लासेस, मेहंदी क्लासेस आणि अनेक सारे असे कार्यक्रम आम्ही घेत राहतो। हे मला असं वाटतं की हजारोच्या संख्येने मेहंदी क्लासेसमध्ये अनेक मुलींनी ते पास केलेलं आहे आणि जे टेलरिंगची जे क्लासेस आहे ते इतके गरजू असते हे मुली की त्यांना फक्त आपण एक सर्टिफिकेट दिलं तर ते काही कामाचं नसणार। तर आम्ही कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर दर 3 महिन्याला एक असाच प्रोग्राम घेतो आणि जे मुली जे आमच्या क्लासेसमध्ये येतात त्यांना एक ब्रँड न्यू सिलाई मशीन आम्ही देतो की ज्याच्यामुळे ते पुढे त्याचा उपयोग करून काही 2 पैसे कमवण्यासाठी ते आपल्या मातापितांचा हातभार लावू शकतो। त्या अनुषंगाने आम्ही हे कार्यक्रम घेत आहे आणि मला आनंद आहे की खूप चांगल्या रीतीने मागच्या 8 वर्षापासून हे कार्यक्रम आम्ही घेत आहे। कोणत्याही सरकारी स्कीमचा मी पैसा घेत नाही, कोणत्याही दुसऱ्या काही स्कीमचा घेत नाही। हे आमच्या परिवारातला आमच्या जे जवळचे जे लोक आहे त्यांच्या मदतीने हे कार्यक्रम आम्ही चालवतो। माझा प्रश्न तोच आहे की शासकीय लेवलची जर मदत घेतली तर आज 100 मशीन वाटल्या, तुम्ही 1000 वाटू शकता का? मदत काय आहे की इतकं सारे स्कीम जे आहे ना ते फक्त पेपरवर असतं आणि इतकं अडचणी असतं की ते ना घेणं बरं आहे। माझी अशी संकल्पना आहे की मुस्लिम समाजामध्ये एक जकातचा कन्सेप्ट आहे, ते मुस्लिम समाजाची जकात आपण इकट्ठा केली तर मला असं वाटतं की आपण कोट्यवधी रुपये आपण जमा करू शकतो। तर पण ते काय आहे की कोण कुणाला देतं याचं काही हे नाही। आज कमीत कमी मी त्यांना एक कोर्स देतो, ते कोर्स कंप्लीट करून त्यांना एक हुनर त्यांच्या हातात येतं आणि हुनर आल्यानंतर त्यांना आपण एक मशीन दिली तर कमीत कमी त्या मशीनमधून ते आपल्या काहीतरी छोटा मोठा काम करून ते 2 पैसे कमवण्यासाठी माझी इच्छा नाही आहे की म्हणजे कोणती सरकारी स्कीमचा फायदा घेऊ। पण मी अनेक माझे मुस्लिम समाजाच्या लोकांना हे विनंती करणार आहे की आपला जकातचा जे पैसा आहे ते तुम्ही चांगल्या रीतीने त्याचा वापर केला तर नक्की अनेक जे गरजू महिला आहे त्यांच्यासाठी खूप उपयोगी पडू शकतं। आता प्रश्न लोकसभेचा विचारतो की हर्षवर्धन जाधव हे उभे होते म्हणून तुम्ही जिंकून आले मताचं विभाजन म्हणून, मात्र यंदा हर्षवर्धन जाधव यांनी चंद्रकांत खैरेंना पाठिंबा जाहीर करून टाकला। काय लोकसभेची निवडणूक असेल? बघा काय आहे की निवडणुकीच्या वेळेस जे आहे ना लोक सुप्रीम असतं, कोणत्या नेत्याच्या सांगण्यावरून असं होत असेल तर त्या नेत्यांची खूप म्हणजे त्यांचा इम्पॉर्टन्स खूप वाढलेला असेल। पण सुप्रीम जे लोक हे इलेक्शनच्या वेळी लोक जे आहे इलेक्टोरेट जे आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि ते कोणत्या बाजूने जाणार आहे मी सांगू शकत नाही। मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे, लोकांच्या मनामध्ये आहे, लोकांच्या हृदयामध्ये आहे तर ते मला मत देतील। नाही मी काही काम केलं नाही मी फक्त भाषणं केले आणि काहीही चांगले काम केलं नाही तर लोक मला मतदान द्यायलाही नको। म्हणजे जोपर्यंत मी हे लोकांना सांगतो की आपण निवडणुकीपूर्वी आपण राजनीती करतो पण 4.5 वर्ष जे आहे तुमचा नेता तुमच्या समोर नाही आहे, तुमच्या सुखदुःखमध्ये नाही आहे तर त्याला पुन्हा कसं मतदान करणार आहे? मी एकदा लोकांनी मला खासदार निवडून दिलेले आहे, आता समजा की लोकांची जी अपेक्षा होती त्याच्यामध्ये मी खरं उतरला असेल तर ते मला मतदान करतील, नाही उतरला तर तुम्ही कोणीही सांगो कितीही सांगो ते नाही करणार आहे। तर आहे आता त्यांनी कोणाला पाठिंबा द्यायचा तर त्यांचा अधिकार आहे, इख्तियार आहे, पण निवडणुकीच्या वेळी सर्व राजनैतिक पक्षांना निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे। माझ्या पार्टीनं मला पुन्हा संधी दिली तर नक्की मी लोकांपुढे जाऊ, मी काय काम केलेलं आहे ते सांगू, लोकांना पटलं तर ते देईल मत, नाही पटलं तर ते म्हणतील की नाही इम्तियाज भाई थँक्यू व्हेरी मच। पण वंचित आता शिवसेनेसोबत आहे, पुन्हा हर्षवर्धन जाधव सुद्धा त्या ठिकाणी पाठिंबा देतो, थोडंसं पारडजड झाल्यासारखं वाटत नाही शिवसेना उद्धव ठाकरे गटात? साहेब ठीक आहे, मी जास्त इलेक्शनच्या बाबतीत चिंता करत नाही। त्याचं कारण एक आहे की मी मागच्या 4 वर्षामध्ये मी लोकांमध्ये राहिलो, मी लोकांचे कामं केले, जितका माझा इख्तियारीत होतं ते काम करण्याचा मी प्रामाणिक एक प्रयत्न केलेला आहे। आता निवडणुकीच्या काळात असं नाही आहे की अलायन्स झाल्यानंतर हे होतं ते होतं। मी जसं म्हटलेलं आहे लोक सुप्रीम असतात,
सगळे महत्त्वाचे जे घटक आहे ते जेव्हा मतदान करण्यासाठी जातं तर ते त्यावेळी त्या 30 सेकंड 1 मिनिटामध्ये ते जे निर्णय घेतो आणि कुणाच्या निशाणीवर ते मतदान करतं ते कुणालाही माहीत नसतं. तर सगळे राजनैतिक पक्ष आपल्या आपल्या रीतीने प्रयत्न करणार आहे. मीही प्रयत्न करणार आहे. जमलं तर ठीक, नाही जमलं तर मला असं कळेल की काहीतरी माझ्यामध्ये कमतरता राहिली असती म्हणून लोकांनी मला निवडून नाही दिलेले आहे. मी काही चांगलं काम केलं असेल तर मला नाही वाटतं की मला कुणाच्या समोर जाऊन की बाबा मला सपोर्ट करा ना, तू माझ्यासोबत अलायंस करा ना, काही करण्याची आवश्यकता नहीं है. सर साहब को यही कहना चाहूँगा कि आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन और मेरे सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन के अंदर बहुत फ़र्क है. आपका सेक्युलरिज्म अगर ये होता कि औरंगाबाद जैसे शहर से कभी किसी एक मुसलमान को चुनकर अगर आप लेके आते तो वो आपके सेक्युलरिज्म को मैं मानता. लेकिन अगर इम्तियाज़ जलील एमआईएम पार्टी से आता है और चुनकर आ जाता है और आप मुझे कहते हैं कि नहीं तुम तो कम्युनल हो करके, तो आपका सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ एनसीपी आपकी पार्टी और आप है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते रहेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए कई नगर पालिका के अंदर एक काउंसिलर बना दिए, एक जिला परिषद के मेंबर बना दिए और विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं मैं जाऊंगा. और जो भी नेता है, मैं राजेश टोपे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा, मेरा बाप है तो वहाँ पे जाके बैठेगा करके. तो साहब आप और आपका बाप जो है वो राज्य लोकसभा और विधानसभा के अंदर बंटवारा कर लेंगे उसके अंदर, और हम जो है आपको मतदान देते देते हम है तो हमारे गली के ही नेता बन के रहेंगे करके. मैंने मुसलमानों के अंदर एक यकीन पैदा किया हूँ और जो मैं किसी भी लेवल के ऊपर जाके ये चुनौती दे सकता हूँ उनको कि हमने ये बताया है कि हम भी अब तुम्हारे जो आका है राजेश टोपे साहब, शरद पवार साहब, अब उनके नीचे नहीं बैठूंगा मैं उनके बाजू बैठने की ताकत रखता हूँ मैं. तुम अगर ये समझ रहे होंगे कि नहीं राजेश टोपे अब कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और इम्तियाज जलील शतरंजिया उठाएंगा करके, तो गए वो दिन. अब शतरंजिया आपको भी उठाना पड़ेगा, उसमें ऐसी नौबत में लेकर आऊंगा. सर अगर बात की जाए हज के फॉर्म की, अभी तक की ताखिर हो रही है. आपने देखिए मैंने ट्वीट किया है, कल मीटिंग भी हुई है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर गया है और मुझे खुद ही इस बात की चिंता सता रही है कि हज जो है वो हर मुसलमान कई सालों से मेहनत करता है कि उसको हज के लिए जाना है करके. दिसंबर के अंदर इसकी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, अब फरवरी लग चुका है. क्या वजह है, इस बारे में हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बात किए हैं. कल ही उन्होंने अपने कोटे का डिक्लेरेशन किया है और बहुत जल्द है तो इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है. तो मैं तमाम टूर ऑपरेटर्स जितने भी हाजी लोग जाना चाह रहे हैं उनको इतना यकीन दिलाता हूँ कि देर हुई है. अब सरकार क्यों देर कर रही है ये आपको मालूम है कि वो तो ये चाह रहे हैं कि हमने हज पे भी नहीं जाना चाहिए करके. अक़लियती फंड की बात की जाए तो इस बजट में कम कर दिया गया है फंड, उस पर क्या कहें? देखिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का वजूद ही खत्म हो जाना चाहिए. इस मुल्क से पूरा वजूद ही मुसलमानों का मिट जाना चाहिए. तो अगर वो बजट को अगर कम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होने की ज़रूरत नहीं है. उनकी नीयत, उनका मकसद, उनका मतलब जो है वो बड़ा साफ है कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों को सबसे पीछे रखना चाहते हैं. अब ये मुसलमान अपने तौर के ऊपर वैसे भी आप कौन सा देते थे, कौन सा बड़ा फंड देते थे उसमें, हम तो साफ तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप उतना फंड भी बंद कर दीजिएगा. मुसलमानों की जितनी वक्फ की ज़मीनें इस मुल्क के अंदर है उनको वापस करवा दीजिएगा, उनको लौटा दीजिएगा. कुछ खैरात तो हम सरकार को देने के लायक बन जाएंगे. इस मुल्क का मुसलमान जो है वो सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी खैरात देने की हैसियत रखता है, बशर्ते आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं तो मुसलमानों को दिलवा दीजिएगा. जी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर कई सारा विवाद हो रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? जो हुआ है कितना छुपाओगे, कहाँ तक छुपाओगे? तुम जितना उसे छुपाओगे मुझे देखने की उतनी ही ख्वाहिश बढ़ती जाएगी. तो आपने गलत फैसला लिए है कि कुछ छुपा रहे हैं तो लोगों के अंदर उत्सुकता हो रही है. उन्होंने कहा कि पठान नहीं देखना है करके उसके अंदर, और पठान दना पठान तो चल रही है उसके अंदर. रोज खबर आती है कि 600 करोड़ हो गए, 700 करोड़ रुपए हो गए हैं. तो इसके लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने विरोध किया था बोल के ये सब हो रहा है. अब आप है तो करिए, बीबीसी को भी रोकने की कोशिश करिएगा. उसमें जो देखने वाला है वो कहीं ना कहीं से तो निकाल के देख ही लेगा. मौजूदा गवर्नमेंट का कहना है कि ये शरीयत के तहत किया जा रहा है. जी बताइए. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट डिक्लेयर हुआ, आप मुतमईन है रेलवे बजट और सेंट्रल? देखिए कोई भी इससे मुतमईन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से. आज अगर किसानों के बारे में अगर आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आपने ये वादा किए थे कि हम आने के बाद किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, MSP है, उसके ऊपर हम फैसला करेंगे. आप कोई फैसला ही नहीं लेंगे और आप सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों
को ही मदद करने के अंदर जुटे रहेंगे तो मेरे हिसाब से एक अडानी को मदद करने की जगह आप उतने पैसे के अंदर पूरे देश के किसानों की ज़िंदगी बदल सकते थे अगर आपकी नीयत रहती थी। लेकिन आपको मालूम है कि नहीं, बेचारा किसान जो है वो मेहनत करने वाला है, वो आपसे कहाँ से लड़ेगा। उसके अंदर अडानी साहब तो आपको पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपको तो उनका ही ख्याल करना पड़ेगा। अगले साल लोकसभा के चंद्रकांत खैरी की वो मदद करने वाले हैं, पिछले मरतबा गलती हो गई, वो आपके दोस्त भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उनको नेक ख्वाहिशात दूंगा। अच्छा लड़का है, यंग लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, तो उसको मैं पूरी तरीके से मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए जो इनके अंदर एक एग्रेशन है। राजनीतिक अपनी अपनी जगह के ऊपर, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मेरा रब जानता है ना, इसको हर्षवर्धन साहब तय कर सकते हैं ना खैरे साहब तय कर सकते हैं। कोई हारेगा कोई जीतेगा उसमें, लेकिन मेरी नई ख्वाहिशात हर्षवर्धन पाटिल के साथ है। तुम जिस किसी पार्टी के अंदर रहे, तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए। इससे बढ़कर और मैं क्या उनको ख्वाहिशात दे सकता हूँ। इसके पूरे वो जो वक्फ के जो ज़मीनों का पूरा देख रेख करते हैं सेंट्रल वक्फ कमेटी जो है, उनके चेयरमैन के साथ हमारी मुलाकात हुई। वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स आए थे और वक्फ की कुछ प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस बारे में हमने चर्चा लिए है। लेकिन आपको साफ तरीके से बता दूं कि वक्फ के अंदर इतनी गंदगी इतने सालों से भरी पड़ी है कि कम वक्त के अंदर इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से ईमानदारी के साथ एक कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहा तो उसमें कामयाबी